नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की 1915 में रचित कहानी उसने कहा था। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कहानी अभी तक पढ़ ली हैं। तो अभी तक हमने एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, दुनिया का अनमोल रतन, कानों में कान, ये 5 कहानी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती पत्रिका में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो आइए अब हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं। इसमें यह कि एक लहना सिंह नाम का पात्र होता है। पहले ये जो कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित है और ये पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक पद्धति में लिखी हुई पहली कहानी है। मतलब पूर्व दीप्ति में ये लिखी है। इस कहानी का सारांश यह है कि इसमें एक लहना सिंह नाम का चरित्र है जो कि सेना में भर्ती है, मतलब सेना है। बचपन में इसकी एक प्रेमिका होती है, उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो जाता है और वो सूबेदारनी बन जाती है। तो उसके कहने पर ये उस सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र की रक्षा करता है और हजीरा सिंह और बोधा सिंह, मतलब जो पुत्र और पति था ना इसकी प्रेमिका का, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है। तो ये प्रेम को दर्शाती हुई कहानी है। तो अब हम इसके लाइन बाय लाइन करके पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। तो कहाँ के? अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीट कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने और नाक की सीट चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाली तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर का शब्द का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेंटों, खंजरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे और भाले वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े? यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। तो आप लोग सुनते जाइए, आपको समझ में आने लगेगी कहानी। क्या ये फ्लैशबैक में है? फ्लैशबैक का सिंपली मतलब ये होता है कि ऐसे जो आजकल हम मूवी देखते हैं ऐसे होता है ना कि लास्ट वाला सीन पहले दिखा दिया, फिर पूरी मूवी चलेगी, फिर हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या हुआ है। मतलब जो लास्ट का सीन पहले दिखा देते हैं उसी को फ्लैशबैक, जिसको हम याददाश्त के रूप में दिखाते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ होगा, वही होता है फ्लैशबैक। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचना वाली ये नमूने हैं। अब ये जो लाइन हाईलाइट है बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। ये 4 लाइन छोटी छोटी इनका क्रम पूछा जाता है और इनका हिंदी अर्थ: हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, हट जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ क्या है? हट जा जीने जोगिए का कि तू जीने योग्य है, हट जा कर्म वाली है का तू भाग्यों वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी है का पुत्रों को प्यारी है, बच जा लंबी वाली है का लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये लाइन में फिर से बताए, इसको याद कैसे रखना है। सबसे पहले हट जा जीने जोगी है, तो ये जो 3 लाइन है ना, हट जा हट जा हट जा, तो ये 3 सीक्वेंस से आएगा।
और फोर्थ में बच जा वाली आएगी। ठीक है, तो बच जा लंबी वाली है तो सबसे लास्ट में आई। अब ये 3 देखो, हट जा जीर्ण जोगी है, हट जा कर्मा वाली है तो जीर्ण जोगी है, फिर कर्मा वाली है, फिर पुट्टा प्याली है। ऐसे याद रखना। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। मतलब ये लहना सिंह उनकी प्रेमिका की अब यहाँ से कहानी चलने वाली है कि वो कैसे मिले थे। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। दोनों, जो लड़का लड़की दोनों सिख धर्म के हैं। जो लड़का है वो अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया था। यह और वो लड़की वो है रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुट रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना न हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? भाई एक मगरे में रहती है, एक माझे में रहती है। अटल सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। मैं मतलब दोनों मामा के यहाँ आए थे। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। तो जो लहना सिंह था उनके मामा का घर कहाँ था? गुरु बाजार। ठीक है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई बोलते हैं मगनी को। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, फिर दूध वाले के यहाँ कस्टमर दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। तो याद रखना, जब वो लड़का पूछता था तेरी कुड़माई हो गई तो लड़की जवाब क्या देती थी? धत। ना धत, कैसे कैसे बातें करते हो, तो मतलब शर्मा जाती थी। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़का, कब? कल देखते नहीं यही रेशम से कड़ा हुआ सालू जो खरीद के ले गई होगी वो दिखा रही। लड़की भागी। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया और एक, हाँ भी याद रखना कि रास्ते में वो लड़का कहाँ कहाँ गया। मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल लिया और लड़की छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध। तो इनका क्रम याद रखना कि पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया और अंधे की उपाधि पाई। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां कट गईं। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा। तो लुधियाना का जिक्र है। अब मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ों में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100 गरज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कोहिनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना से और 3 दिन हैं। 4 तो खंडक में बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों में झटका करेंगे, पेट भर खा कर सो रहेंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में। मखमल का हरा सा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती हैं। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित है। तो ये जर्मनी गए थे, बर्लिन गए थे, वहां युद्ध लड़ रहे, तो तभी की कहानी है। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटे। लहना सिंह सोचता है
तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुँह फाड़ लेते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जरबन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन का जिक्र है। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। अब ये सूबेदार हजारा सिंह का कथन है, जो कि उसकी प्रेमिका का पति था। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या हो गए? सूबेदार जी सच, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से लंबे चंबे की बाबलियों जैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिकड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। ये नाम याद रखना कौन कौन पात्र आए हैं। महाशय शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा से पलटक का विदूषक था। तो पलटक का विदूषक कौन था? पलटन का वजीरा सिंह, मतलब जो हंसाने वाला पात्र होता है उसको विदूषक बोलते हैं। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना से ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। सॉरी। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। तब जहाँ वो लड़ने गए थे जर्मनी, बर्लिन, तो बोल रहे हैं कि ये तो स्वर्ग है, मैं तो यहीं रहूंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लूंगे और वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओंठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। मेरे मुल्क के लिए कौन लड़ेगा? नहीं। अच्छा, बोध से कैसा है? वजीरा से बोला, अच्छा है। 1 मिनट। अच्छा, ये कितने पेज की कहानी है टोटल? अच्छा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया था अपने। जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिकड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपनी सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मारे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया में मरने वाले की मुरब्बा नहीं मिला करती। ये लाइन याद रखना। ये लाइन दे के पूछ सकते हैं कि किस कहानी में आई है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। तो लहना सिंह के उसका भाई नाम क्या था? कीरत सिंह। और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम पेड़ की छाया करेंगे। तो क्या लगाया था आंगन में? आम। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिसोर न जान दिया। कर लेना लौंडा द व्यापार मणिया। कर लेंडा सौदा अड़िया। ओए लाना चटाका कदुए नू। कद्दू बनाया बेमजेदार गोरियां। हुण लाना चटाका करोए ना। ये पंजाबी में एक गीत आया है। कौन जानता था दाढ़ियों वाले घरवारी से कैसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंडक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए।
मानो 4 दिन से सोते ही मौज करते रहे हो। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा से खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना से के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना से पहरे पर खड़ा हुआ है। 1 मिनट। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा से के दुबले शरीर पर। बोधा से कर रहा मतलब बोधा से घायल है, ठीक नहीं है, तो लहना से उसकी रक्षा करता है क्योंकि उसकी प्रेमिका ने कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करनी। क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सेन ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो, पानी पीकर बोधा बोला। कंपनी छुट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहचानता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, ना बोरा से बोला कि इतने दिन से तो मेरे लिए तुम कर रहे हो। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम। मैम, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ, और नहीं झूठ? यूं कर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। सूबेदार हजारा सेन। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आया। देखो अब एक फौजी आ गया है, तो लहना से इसको मार देगा क्योंकि एक दूसरी बटालियन से आया था बेस बदल के। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंडक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सैनो से रोका। लहना से आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना से समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिकड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंखें मारते मारते लहना से सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। जो साहब था उससे बोल रहा है। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी को जालने साहब का मुख देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए? उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शाहिद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहलन सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष में उसकी रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्ष से थे? 5 वर्ष से इसकी रेजिमेंट में। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या है, देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के भी मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में करने गए थे? हाँ हाँ, वही है। क्योंकि ये 5 साल से था तो ये परीक्षा ले रहा था कि ये वही साहब है कि नहीं है, तो बातें बना के लहना सिंह ये कह रहा है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी, कहीं का सामने से वह नील गाय निकली। सामने से क्या नील गाय निकली थी? ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे पे निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय के सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना से 2-4 फुट, 2-4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ, कहकर लहना से खंडक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा,
ने झट पट निश्चय कर लिया कि क्या करना है। अंधेरे में किसी सीने सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा से? हाँ, क्यों लहना? क्या कयामत आई? जरा तो आंखें लगने की होती। होश में आओ, कयामत आई, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। मतलब वो समझ गया कि लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी में कोई और आया है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साहब उर्दू बोलता है और किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होना, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर ढाबा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौटाएं। खंडक की बात झूठ है। मतलब वो साहब आया था लेफ्टिनेंट साहब की जगह, तो उसने उन सेनाओं को कहीं और भेज दिया था। लेकिन अभी लहना से बाद में समझा कि ये तो दूसरा बन के आ गया। सूबेदार से कहो लौट आए। खंडक की बात झूठ है। चले आओ, खंडक के पीछे से निकल आओ। पत्थर तक न खड़के देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म जमादार लहना से है, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। तो वो कहता है कि यहाँ तो तुम 8 हैं। अब लहना से बोलते 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले आओ। ये कौन सा सिख था? अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं जो। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना से दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंडक की दीवारों में घुसेड़ दिया। तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, इतने में बिजली के दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंडा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। मतलब जो साहब बन के आया था लहना सिंह ने, वह उसे मारा। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंडक के ऊपर फेंके, बाहर फेंके। साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना से हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते। यही बोला था ना उसकी परीक्षा लेने के लिए। लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाल लिए। लहना से कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझी का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए इस तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। ये बता रहा है उसको। और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। कहता था जर्मनी वाले पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसने विमान चलाने की विद्या जान गए और गो को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे या तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। तो डाक बाबू का नाम क्या था? पोलू राम। मैंने मुल्तान जी की दाढ़ी मूड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। साहब पिस्तौल रखा होगा तो लहना की गोली में की जांग में गोली लग चुकी थी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। वो उधर चिल्लाया, क्या है?
लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन? 70। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले ढाबे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ तो 8। लहना से तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए, वैसे घायल भी हो चुका था ये तो। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु की फतह, वाह गुरु की खालसा। धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार व हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथी संगीन चला रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पुरवाना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी डा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। 63 सिक्कों में 15 के प्राण गए। सिख कितने मर गए थे? 15। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार लग गई। सूबेदार को दाहिने कंधे में लगी थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसके घाव को खंडक की गीली मट्टी से पूर लिया। बाकी का सफा कसकर कमरबंदी की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी बाणभट्टी की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती थी। बाणभट्ट मतलब हवा का जिक्र है। कैसी थी ये जिक्र? वजीरा से कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना से ने सारा हाल सुना और पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली। 2 डॉक्टर और 2 गाड़ियां आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। तो कितने घंटे में आ गई थी? 1.5 घंटे में। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बूढ़ा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। होता है ना कि बुखार में कोई कुछ कुछ बकने लगता है, वही। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बूढ़ा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। मैं जो गाड़ियां आई थी हॉस्पिटल ले जाने की उसमें, और तुम मेरे लिए वहां कर गाड़ी भेज देना। जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं देखते नहीं, मैं खड़ा हूँ, वजीरा से मेरे पास ही है। अच्छा, पर बूढ़ा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरों को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब ये लहना सिंह कह रहा है, क्योंकि उसने यही कहा था ना कि मेरे बेटे की रक्षा करना है युद्ध में। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तेने मेरे और बूढ़ा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जा, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। ठीक है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये याद रखना, ये इसी कहानी का वाक्य है। लहना सिंह 12 बरस का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था, तो इसकी उम्र 12 बताई गई है बचपन में। दही वाले के यहाँ देखो,
तो ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही है। वो फिर से सोचने लगा, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। जब वह पूछता तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कर वह भाग जाती। मतलब पहले उसने ये लड़की वाला प्रसंग था ना, तो पहले वो सोचा, फिर उसकी वर्तमान स्थिति बताई, फिर से वही। तो ये है पूर्व दीप्ति शैली प्लस में। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम के फूलों का सालू। सुनते हुए ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा से पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना से नंबर 77 रेफल्स में जमादार हो गया था। तो किस में था? 77 रेफल्स में जमादार। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। मतलब जब ये 12 वर्ष का था तो वह कन्या 8 वर्ष की थी। न मालूम है कभी मिली या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना से सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगी तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना से भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पे जाकर मत्थर टेकना कहा। अच्छी सुनी लहना से, चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़मई हो गई? धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला चालू अमृतसर में। तो ये वही बात बताने लगी बचपन वाली। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। तो ये मरने वाला है। ये पूरी स्टोरी सोच रहा है। वजीरा पानी पिला दे। वजीरा सिंह रुका तो उससे बार बार बोलता है, वजीरा पानी पिला दे। इस कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था। तो ये बता रहा है कि उस सूबेदारनी ने क्या क्या कहा था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख गया है, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी। देखें कहाँ जमीन दी थी? लायलपुर में। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरियां पलटन क्यों न बना दी। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती, उसे 1 ही बरस हुआ है। तो कितना बरस हुआ है? तो बोधा सिंह इसका बेटा है, 1 साल। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। मतलब सूबेदारनी का एक बेटा जिंदा है, उसके बाद 4 और हुए, तो चारों मर गए जन्म के साथ ही। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अब आप तो मचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पर चढ़ाती हूँ। तो ये कहा था सूबेदार ने, इसलिए लहना से अपनी जान दे देता है दूसरों को बचाने के लिए। तो सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा से पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा से बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत से? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में आए, आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। याद रखना कब लगाया था? जिस महीने उसका जन्म हुआ था। भैया सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68 भी चूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो ये कहानी हो गई। तो इसमें लहना सिंह की बहादुरी की बात की गई है, और ये बताया है कि कैसे उसने अपनी प्रेमिका के पति की रक्षा की, खुद को कुर्बान करके। तो इतना आप याद रखना। इसके नोट्स देख लेते हैं।
हाँ, प्रतिपाद आप लोग, ये लहना सिंह 12 वर्ष का था, 77 सिख राइफल्स में जमादार था। एक लड़की से इसको प्रेम हो जाता है, फिर उसी के पति और पिता पुत्र की रक्षा करती है। सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ है, और लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। बाद में ये पुत्र और पति की रक्षा की भिक्षा मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है, बोधा का पिता है। लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लोयलपुर में इसको जमीन दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह 24 सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह इसे गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। एक वर्ष से फौज में है। कौन कौन से स्थान है ये देखो, अमृतसर, लुधियाना, नगरकोट और बर्लिन। कुछ गुण पात्र भी हैं, मतलब जो कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे वजीरा सिंह पलटन का विदूषण। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे। इसको मारकर एक जर्मन इसका भेष धारण करके आता है। हमने स्टोरी पढ़ी थी। महासिंह शाम सिंह सिपाही है। अतर सिंह सूबेदारनी के मामा। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई। अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट साहब का खानसामा। पोलूराम डाक बाबू, तुर्की मौलवी। ये याद रखना। पात्र ये कौन कौन है। इसमें विशेष बात यह है कि पूर्व डिप्टी शैली का प्रयोग है। त्याग और वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी है। देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता को दर्शाया गया है। अब अमृतसर, कौन कौन से स्थान है अमृतसर है। मंगरे में क्या, सूबेदारनी का घर है। माझे में लहना का घर है। गुरु बाजार लहना के मामा का घर है। जगाधरी जहाँ लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे। लायलपुर बर्निंग जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। तो ये कहानी अपनी कंप्लीट हो गई। इसकी शुरुआती लाइन याद रखना क्या है। बड़े बड़े शहरों की गाड़ी वालों की जमीन, ये वाली शुरुआती लाइन है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप लोग ये समझ गए होंगे ये कहानी। अगर अब भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना मेरे से क्लास में, या कमेंट करके पूछ सकते हो। जो मैंने कहानी में इम्पोर्टेंट लाइन बताई हैं उनको ज़रूर याद रखना। आइए मैं अपनी कुछ हैंड रिटन नोट्स देख लेता हूँ, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा तो ये और बता देता हूँ। हाँ, बस इसमें एक बात और याद रखनी है। जो ये इसके लेखक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने 3 कहानी लिखी हैं। सुखमय जीवन 1911 में जो भारत में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 सरस्वती पत्रिका में। तो ये 3 कहानी याद रखना कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन कौन सी कहानियां हैं। इस कहानी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। तो ये कथन देकर पूछ सकते हैं कि उसने कहा था कहानी क्या होने किसका है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, बाकी कुछ आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। बाकी यार कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।